जेनेटिक्स में हम देखेंगे सबसे पहले अपने क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेल में। आपको कहाँ मिलेगा? ये सेल के न्यूक्लियस में होगा। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसके अंदर? डीएनए और क्या रहता है? प्रोटीन। ओके, डीएनए और प्रोटीन। अब इसमें एक तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है जो एक तरीके से ऑर्गेनाइज होगी सेल के अंदर, कैरी आउट होगी या कैरी फॉरवर्ड होगी। कहाँ से? वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में। ऐसे ही तो जाता है ना एक से दूसरे पे। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है आपके पेरेंट्स से किड में जाता है, चिल्ड्रंस में जाता है, एक तरीके से चिल्ड्रन को मिलता है। लाइक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब इसमें डीएनए और प्रोटीन रहता है कंपोजिशन। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हिस्टोन्स आ जाते हैं। हिस्टोन्स हैं वो अलाउ करते हैं कि एक ना जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर एफिशिएंटली पैकेजिंग हो सके, उसका एक रेगुलेशन चलता रहे। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स में? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कवर करेंगे। स्ट्रक्चर है, कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कितने टाइप के क्रोमोसोम्स आएंगे, उनका फंक्शन क्या है, रेप्लिकेशन कैसे होगा, सेग्रीगेशन कैसे रहेगा, फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, वो एटलीस्ट हम इसमें पढ़ेंगे। वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? आप ऐसे एक तो इसको देख लो। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए रैप रहता है हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो जो डीएनए है वो रैप रहेगा हिस्टोन प्रोटीन में कि क्या बने? न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है जो कॉइल होता है फाइबर में, और उस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहा जाता है। ओके राइट। क्रोमोसोम में क्या क्या चीज़ें हमने क्या देखा था? क्रोमोसोम में एक तो डीएनए रहता है और एक हमारा प्रोटीन आ जाता है। अब डीएनए जो है वो रैप्ड रहता है, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ना उसके अराउंड में रैप रहता है। एक तरीके से आप रैप को देखो, सबवे में रैप खाते हो ना, रैप के अराउंड लगा रहता है कुछ ब्रेड रहती है या फिर एक टोर्टिला लाइक चपाती टाइप की रहती है। ऐसे ही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रहता है और न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है। और उस कॉइल जो कॉइल हुआ है उसको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंस होके टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होके टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम बनाता है। अब इसका स्ट्रक्चर फैसिलिटेट क्या करता है? अब कॉम्पैक्ट स्टोरेज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल को स्टोरेज का हमने देखा था ना, उसको स्टोर होना है, रेगुलेट होना है, ट्रांसफर भी करना है, कैरी फॉरवर्ड भी होगा। अब क्रिटिकल रोल होता है इसका जीन रेगुलेशन में और क्रोमोसोम स्टेबिलिटी में। दोनों में ही इसका एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें पता होना चाहिए। वन बाय वन हम देखेंगे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कि जैसे ऑटोजोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन उसकी सेंट्रोमेयर पोजीशंस के बेसिस पर। ऑटोजोम में नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स आते हैं जो पेयर्स में रहते हैं। ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं। ह्यूमंस की अगर बात करें तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 22 ऑटोजोम्स होते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल सेक्स। अब देखो फीमेल और मेल जो है वो इसी सेक्स और क्रोमोसोम की वजह से अलग अलग हो जाते हैं। ह्यूमन में 2 टाइप के होते हैं, हमें पता है। एक्स एक्स तो फीमेल का हो जाता है और एक्स वाई किसका होता है? मेल का हो जाता है। ओके राइट। ये सेक्स क्रोमोसोम्स डिटर्मिनेशन के लिए हैं, ये पता होने चाहिए हमें, तभी तो पता चलेगा ना कैसे कैसे फॉरवर्ड हो रहा है क्रोमोसोम्स की वजह से, कैसे चेंजेस आते हैं। अब क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन जो है, जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन होती है उसके बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहले मेटासेंट्रिक होती है। जो सेंट्रोमेयर है मेटासेंट्रिक से बात, मिडिल में रहेगा सेंट्रोमेयर, उसकी 2 आर्म बनाएगा, मतलब एक आर्म बनाएगा। ऐसे मान के चलो, अगर ऐसे है सेंट्रोमेयर तो यहाँ बीच में आ गया, ये मेटासेंट्रिक हो गया। सब सेंट्रिक में क्या होता है? सेंट्रोमेयर जो है वो क्लोजर एंड में रहता है, एंड में। ओके एक आर्म छोटी हो जाती है और एक आर्म बड़ी हो जाती है, बट मेटासेंट्रिक में दोनों इक्वल रहती है। तो आप मेटा से याद रखो, इक्वल आर्म्स रहेंगी। इसमें लेंथ एक लॉन्ग होगी और एक शॉर्ट। ठीक है। अब एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर रहता है वो नियर वन एंड रहता है, जिससे कि शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म होती है।
दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या होता है डिफरेंस आ जाता है। जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के या तो टॉप में क्लोजर एंड में रहेगा या वन एंड में रहेगा, तो वो डिफरेंस आ जाता है इनमें, मेटा, सब में और एक्रो में। अब टेलोसेंट्रिक है जिसमें सेंट्रोमेयर रहता है एक एंड में, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, वन आर्म। टेलो में उसको फर्क नहीं पड़ता भाई तू 2 हाथ रख, आधा पैर रख, पूरा पैर रख या पूरा हाथ रख, नहीं, टेलो वो कहता है बस एक ही आर्म काफी है, अपना 2.5 किलो का हाथ ही काफी है। तो ये टेलोसेंट्रिक वाला है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम सर्व करता है कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फंक्शन देखो, हमने देखा था ना, इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं किस फॉर्म में, जीन फॉर्म में। किस फॉर्म में कैरी करेंगे, जीन्स फॉर्म में। जीन जो है वो सीक्वेंस होता है डीएनए का, जिसमें कोड आ जाता है प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल। ओके राइट। देन वाइटल ऑर्गेनिज्म के लिए क्योर है एक तरीके से, एक तो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, फिर रिप्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में। तो जीन्स एक सीक्वेंस होता है डीएनए का जिसमें प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल का कोड रहता है। ऐसे समझो, जीन है जिसमें एक सीक्वेंस है किसका, डीएनए का, और उसमें कोडिंग किसकी होगी, प्रोटीन की और आरएनए मॉलिक्यूल की। ओके, इनकी कोडिंग रहती है। अब क्रोमोसोम मेक श्योर करते हैं कि एक्यूरेटली रेप्लिकेशन हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके जेनेटिक मटेरियल का डॉटर सेल में। अब देखो ये पेरेंट सेल है, आप ऐसे समझिए कि जब रेप्लिकेशन होगा तो पेरेंट सेल से कहाँ पहुँचेगा, वो सब डॉटर सेल में जाएगा। डॉटर सेल में पहुँचाने के लिए क्रोमोसोम्स मेक श्योर करता है पेरेंट से डॉटर सेल में एक प्रॉपर एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूशन हो, रेप्लिकेशन हो सके जेनेटिक मटेरियल का डॉटर सेल तक। ओके राइट, ये समझ गया फंक्शन क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन और सिग्रीगेशन होता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें एस फेज होती है, सेल साइकिल में जो एस फेज होती है ना, क्रोमोसोम वहां रेप्लिकेट होता है। क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट होगा तो आइडेंटिकल, रेप्लिकेशन मतलब अपना एक तरीके से कॉपी बनाना, वो आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा जिसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। वो ज्वाइंट होते हैं कहाँ से, सेंट्रोमेयर से, सेंट्रोमेयर से ज्वाइंट होते हैं। देन सेग्रीगेशन होगा सेल डिवीजन के टाइम पे, या तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दैट डजंट मैटर, बट होगा। सेल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस या मियोसिस, तो उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स ना सेपरेट हो जाती हैं। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड एस फेज के टाइम पे रेप्लिकेट होके बनी थी ना आइडेंटिकल कॉपीज, तो क्या होती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं और फिर सेपरेशन के बाद वो इंडिविजुअली डॉटर सेल्स में चली जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डॉटर सेल में। तो हर सेल के पास एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है किसी का हाफ रह गया सेल या पूरा नहीं हो पाया, दोनों में कंप्लीट पहुंच जाएगा। यहाँ से सेपरेट हो गया सिस्टर क्रोमेटिड, कहाँ पहुंचा, डॉटर सेल में। डॉटर सेल में जब डिवाइड हुआ, हर एक सेल में सेट ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाएगा जब तक वो वहाँ पूरा सेग्रीगेशन के बाद पहुंचेगा। सेल डिवीजन हो चुका है या सेल डिवीजन के टाइम पे। अब जैसे माइटोसिस है, माइटोसिस प्रोसेस में सेल डिवीजन होता है, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, 2 आइडेंटिकली डॉटर सेल्स मान के चलो आप, ये डॉटर सेल आइडेंटिकल है। वो 4 फेजेस में जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सबको पता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन में पढ़ते हैं ना ये, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस प्रोसेस में क्या होता है, एंश्योर करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके क्रोमोसोम का हर एक इंडिविजुअल डॉटर सेल में। जो डॉटर सेल है वहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, तो उसको मेक श्योर करते हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस हमारा स्पेशल डिवीजन प्रोसेस है। आप ऐसे मान के चलिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं या प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड गैमेट्स का, जिसमें स्पर्म और एग्स आते हैं। ह्यूमन बींग्स का आप मान के चलो मियोसिस इस तरीके से होगा कि स्पेशलाइज सेल डिवीजन है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके थ्रू प्रोडक्शन होगा हैप्लॉइड गैमेट्स का, स्पर्म एंड एग्स इंक्लूड होंगे, जिसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है।
क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ना इसका नंबर 1/2 चला जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा जो होना चाहिए। अब मियोसिस में प्रमोट करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें थ्रू रिकॉम्बिनेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, असॉर्टमेंट चलता है क्रोमोसोम का, तो यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। ओके राइट। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, उस फेज के बाद ही एक सेल डिवीजन प्रोसेस पूरा हो पाता है। मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है, यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट्स जो प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड गैमेट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें, उसको देखते हैं ना कि केमिकली उसमें क्या क्या है। अब क्रोमोसोम में हमने क्या बात की थी, क्रोमोसोम में क्या होता है, हमारा डीएनए रहेगा और प्रोटीन रहेगा, ये कोई नहीं भूलेगा। और पर्टिकुलरली बात करें तो हिस्टोन की। ओके राइट। देन डीएनए आ गया। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल रहता है। आपको डीएनए की फुल फॉर्म तो पता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए किससे बना होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर डीऑक्सीराइबोज रहता है, एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और 4 नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। ओके राइट। ये हमारे डीएनए की बात कर रहे हैं आप, ऐसे ACGT, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्यूनाइन, थाइमीन, ये रहता है डीएनए में। और अगर देखा जाए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आरएनए में, बट हम सबसे पहले डीएनए की बात करें। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और 4 नाइट्रोजनस बेस क्या होती है, यहाँ इनके पास 4 नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। अब इस हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। डीएनए प्रोटीन की बात की हमने क्रोमोसोम में। अब हिस्टोन पे जैसे ही हम आएंगे, हिस्टोन हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, वो इंटरेक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए से। ऐसे मान के चलिए प्रोटीन भाई साहब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव आदमी हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, बट हमारा जो डीएनए चार्ज है वो नेगेटिव आदमी है। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, वो होता है ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, के इंसान टॉक्सिक से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है टॉक्सिक बंदे से, जाके देखा है ना, टॉक्सिक रेड फ्लैग से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ग्रीन फ्लैग से ज़्यादा। तो इससे क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, जो एक बेसिक यूनिट होती है हमारी क्रोमेटिन की। अब आपको कोई पूछे क्रोमेटिन की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप क्या बताओगे, न्यूक्लियोसोम बताओगे। ऑफ कोर्स आप न्यूक्लियोसोम ही बताओगे उसको, कि क्रोमेटिन की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोसोम है। कैसे बनती है, हिस्टोन जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, हिस्टोन जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो इंटरेक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए से, बनाता है न्यूक्लियोसोम, जो बेसिक यूनिट होती है हमारी क्रोमेटिन की। न्यूक्लियोसोम ही अलाउ करता है कॉम्पैक्ट स्टोरेज, न्यूक्लियोसोम ही अलाउ करेगा कॉम्पैक्ट स्टोरेज हो सके जेनेटिक मटेरियल का, और एक रोल प्ले करता है जीन रेगुलेशन में। ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलता रहता है। किसमें करेगा, जीन रेगुलेशन में। ये हमारा हमने पढ़ लिया केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम की। नाउ वी विल गो टू जीन। अब जीन को भी देख लेते हैं। जीन एक तरीके से फंडामेंटल कंपोनेंट है हमारे डीएनए का, जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके लिए, हेरिडिटी और एक्सप्रेशन ट्रेट्स है ऑर्गेनिज्म में। जैसे एक तो हेरिडिटी याद रखो, हेरिडिटी याद रखेंगे सब। अब साथ ही साथ आपको उसके साथ याद रखने हैं ट्रेट्स। ये 2 चीज़ें याद रखना। जीन हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है डीएनए का, जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। हेरिडिटी और ट्रेट्स, ऑर्गेनिज्म में जो हेरिडिटी आती है, ट्रांसफ़र होता है, तो वो ऐसे पास ऑन होता है, जीन के थ्रू पास ऑन होता है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से एनकोड रहते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, ये कह दीजिए आप, किसके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और फंक्शनल आरएनए के। ओके, एनकोड रहेगा इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फंक्शनल आरएनए, जो बहुत असेंशियल होते हैं किसके लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। ये जो लाइक एनकोड इंस्ट्रक्शन करेगा फॉर द सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस होगा आपको याद रखना है, यहाँ सिंथेसिस होगा हमारे प्रोटीन का और फंक्शनल आरएनए का। ठीक है, फंक्शन का AL लगा लो आप, फंक्शनल आरएनए।
अब आपको इसको समझना क्यों ज़रूरी है? हमें इसलिए समझना है कि अगर जेनेटिक हमें जानना है, जेनेटिक स्टडी करनी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में, तो आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन और जीन रेगुलेशन का पता होना चाहिए। देन ओनली आप इसको अच्छे से जेनेटिक्स को पढ़ पाओगे। ये सारी चीज़ें की हैं, आपके इस ताले की चाबी हैं। जेनेटिक की जो ताला है ना, उसकी चाबी क्या होती है? जीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन किस तरीके से होता है वो हमें पता होना चाहिए। देन ओनली हम जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर जीन जो है वो स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का, जो क्रोमोसोम के अंदर रहता है, जो सेल न्यूक्लियस है। अब ऐसे समझो, अब डीएनए है, डीएनए हमारा क्रोमोसोम में रहेगा। ऐसे समझो ये डीएनए है। अब ये डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम रहता है हमारे सेल के अंदर। अब सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे क्या ये सब रहते हैं इसके अंदर। यहाँ न्यूक्लियस में, सेल में न्यूक्लियस में रहेगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए। तो क्या करेंगे? ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखते हैं यहाँ तक। कंपोजिशन में कंसिस्ट होता है यूनिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहेगा, जो एनकोड करता है इंफॉर्मेशन को, जो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है एनकोड होना, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है प्रोटीन का, फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल का, तो इसलिए हमें ज़रूरी है। अब फंक्शन ऑफ जीन्स की बात करें तो रोल इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में रोल क्या है? जीन इंस्ट्रक्ट करता है, जीन जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रोटीन का और फंक्शनल आरएनए का सिंथेसिस हो। फिर ये मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, आप देखोगे ग्रोथ में हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट में, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होगी बॉडी वो इसके थ्रू ही होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन और रेगुलेशन की अगर आप बात करें तो उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस होता है जीन एक्सप्रेशन का वो कंट्रोल किया जाता है कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ और ट्रांसक्रिप्शन के साथ। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो इसको क्या करेंगे? जीन एक्सप्रेशन से वो कंट्रोल होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एज इन कंट्रोल करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जीन एक्टिवेट हो, डीएक्टिवेट हो अप्रोप्रिएट और टाइम और लेवल पे। ऐसा नहीं है पूरे टाइम जीन एक्टिवेट रहता है, कुछ टाइम वो डीएक्टिवेट भी होता है, उसके पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट टाइम और लेवल होता है। इंपॉर्टेंस समझो, एक प्रिसाइज रेगुलेशन है जो अलाउ करेगा कि कंट्रोल प्रोडक्शन होगा प्रोटीन का। देखो हर जगह ऐसा नहीं है कि जीन बहुत असेंशियल है तो उसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। अब आप ये सोचो, अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, आप एक्स्ट्रा एक्सेसिव अमाउंट में खाओगे तो बीमार पड़ोगे? नहीं पड़ोगे। ऐसे ही कंट्रोल प्रोडक्शन रहेगा प्रोटीन का, जिससे एक कंट्रोल प्रोडक्शन की वजह से एक प्रॉपर फंक्शनिंग होनी है बायोलॉजिकल सिस्टम की, तो उसके लिए ज़रूरी है एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोडक्शन होना चाहिए प्रोटीन का। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, अब जीनोटाइप क्या होता है? ये जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, और ये ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स रहते हैं। अब जेनेटिक मेकअप में क्या इंक्लूड हो जाता है? जीन्स भी आ जाएगा इसमें, और उसके हिसाब से आप समझो कि इसमें पोटेंशियल, आप उसको ट्रेट्स को डिटरमाइन कर सकते हो। ये विजिबल नहीं होता, जीनोटाइप इज़ नॉट विजिबल, बट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के उससे देखा जाए, अब जीनोटाइप है बी और बी, ठीक है, और एक है हमारा बी और बी। इससे ये पता चलेगा, आई कलर को बोल रहे हैं हम, आई कलर के लिए कह रहे हैं कि आई कलर है, उसकी वजह से ब्राउन आइज हुई हैं, इन जीनोटाइप की वजह से या इस जीन की वजह से पर्टिकुलरली क्या है, ब्राउन आइज हैं, ब्लू आइज नहीं है ये भाई, ब्राउन आइज की बात कर रहे हैं हम। फिनोटाइप, अच्छा अगर आपको ब्लू आइज पसंद है तो ब्लू आइज रख लो। अब हम इसमें ब्राउन आइज की बात कर रहे हैं। फिनोटाइप में क्या होगा, जब इंट्रैक्शन होता है एक तरीके से रिजल्ट आता है, जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच में एक इंट्रैक्शन हुआ और सारे ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स जो आएंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म में, वो फिनोटाइप कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप किसी के ब्राउन आइज हैं, चलो ब्लू आइज हैं, अब देन उसकी हाइट क्या है, हेयर कलर क्या है, ये एक तरीके से ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स हो गए जो एज इन ट्रांसफ़र हुए हैं। जीनोटाइप को आप नहीं देख सकते हो ये, क्योंकि जेनेटिक मेकअप है, इसके थ्रू ही इसके बाद अब आप ऐसे समझो, जीनोटाइप तो जेनेटिक कोड है, ये हमारा क्या है, जेनेटिक कोड है। और फिनोटाइप क्या हुआ हमारा, फिनोटाइप हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन है उस कोड का।
क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन है जीनोटाइप कोड का। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल देख के चलो या मान के चलो, जब आपने सुना होगा, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो इंजीनियर्स हैं, सीएस आईटी में रहते हैं, तो वो कोड लिखते हैं, कोड बनाते हैं, कोडिंग करने के बाद क्या होता है, उसको रन करते हैं, रन थ्रू करते हैं, देन एक आउटपुट आता है। अब जेनेटिक कोड है हमारा जीनोटाइप, हमने कोड, हमारी बॉडी में कोड डिजाइन हो गया है, सब कुछ है, बट उसका जो रिजल्ट आता है वो फिनोटाइप है, वो फिजिकल एक्सप्रेशन है इस कोड का। समझ गए, बस इतना ही है। इनके रिलेशनशिप की बात करें तो इनका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि इंटरेक्ट करने के बाद ही एक तरीके से जब जीनोटाइप और एनवायरमेंटल फैक्टर का इंटरेक्शन होता है देन फिनोटाइप आता है। तो जीनोटाइप ही इन्फ्लुएंस करता है फिनोटाइप को। जीनोटाइप में अगर सोचो, जेनेटिक कोड में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई या कोई गड़बड़ हो गई, बग आ गया या कुछ आ गया, तो क्या होगा, फिनोटाइप इवेंचुअली अफेक्ट होता है। बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर लेकिन मॉडिफाई कर देते हैं उन जीन्स को, तो वो क्या बन जाते हैं, वेरिएशंस आ जाता है ट्रेट में, यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशनशिप है। अब जेनेटिक वेरिएशंस एंड म्यूटेशन आता है, उसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी। हमने देखा था ना कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अब जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं डीएनए सीक्वेंस में, हर इंडिविजुअल का डीएनए सीक्वेंस अलग होता है। अब कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं किसकी वजह से होती है, म्यूटेशन। अगर कभी म्यूटेशन हो गया है तो क्या होता है, वहाँ पे वेरिएशंस आ जाती हैं। और कैसे म्यूटेशन होगा, कैसे वेरिएशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। बहुत सारी चीज़ें, जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो अपने आप नहीं होती, थोड़े बहुत नहीं होता, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी हाथ होता है उसको बदलने के लिए। म्यूटेशन से क्या होता है, कुछ एज इन चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म के ट्रेट में, उसकी थोड़ी सी फिटनेस अफेक्ट होती है, एबिलिटी जो सर्वाइव करने की थी वो थोड़ा चेंज आ जाएगा, रिप्रोड्यूस। अब सोचो, अब फॉर एग्जांपल आप नॉर्दर्न रीजन में रहते हो या मिडिल रीजन में रहते हो, एशिया में या फिर इंडिया में, तो आप सोचो अगर आपको एंटार्क्टिक में चले जाओ या आर्कटिक ओशन कहीं भी चले जाओ, एज इन एट द एंड चले जाओ अर्थ के या कोई भी साइड, तो क्या होगा, वहाँ पे चेंजेस सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स को चेंज होना ज़रूरी है कि जिससे वो उस पर्टिकुलर वेदर सिचुएशन में या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सेट हो पाए। तो ऐसे इम्पैक्ट आता है, ऐसे चेंजेस आते हैं। और म्यूटेशन बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं है म्यूटेशन गलत होती है, बहुत सारे म्यूटेशन बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि क्या होता है, या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, अदर्स में भी न्यूट्रल और हार्मफुल। क्योंकि नॉर्मल सी एक बात देखो, अगर आपको आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन में सर्वाइव करना है, अंटार्कटिका में सर्वाइव करना है, तो आपको आपकी बॉडी में जो हॉट ब्लडेड है वो इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी म्यूटेशन के थ्रू इतना सर्वाइव कर ले वहाँ जाकर, या फिट हो जाए। इस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस और म्यूटेशंस होते हैं। अब इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स की बात करें तो उसमें ट्रांसमिशन है, जीन्स को पास किया जाता है, जीन्स पास ऑन होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये सबको पता है। दो रिप्रोडक्शन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये देखने को मिलेगा आपको, ट्रांसमिशन होगा। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो होता है वो अलाउ करता है परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज और कंट्रीब्यूट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में विद इन द पॉपुलेशन। अब ये सब तो चलता ही रहेगा, जीन का इनहेरिटेंस आप समझ ही गए हो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाना ही जाना है। जैसे वो होता है ना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग उनकी प्रॉपर्टी जाती है, ऐसे ही जीन्स भी जाते हैं। ये थोड़े से हिडन है, आप इनको बस पढ़ सकते हो कि हाँ ये चीज़ गई है, बट वो दिख जाता है कि यार इसके पिताजी ने इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, 30 बीघे ज़मीन इसके नाम कर दो, ऐसे टाइप का। अब डीएनए की बात करते हैं, अब स्पेसिफिक डीएनए पर आ जाते हैं। डीएनए हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसका हमारा एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है या इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, जो बहुत ज़रूरी है। डीएनए का काम क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। उसके बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, तो डीएनए हमारा ज़रूरी हो गया। अब हेरिडिटरी मटेरियल की तरह भी सर्व करता है, तो हमें समझना है कि क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या होगा, रेप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, डीएनए का रोल जीन एक्सप्रेशन में कहाँ है, क्या जेनेटिक कोड है और किस तरीके से वो एसेंशियल है जेनेटिक के इंसाइट के लिए।
अब देखो बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो वहाँ हमें डीएनए के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज ए हेरिडेटरी मटेरियल उसको हमें समझना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, करता क्या काम है, इसके अंदर चेंजेस किस तरीके से होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में बेसिक कंपोजिशन आ जाती है। डीएनए में 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा जिसकी वजह से डबल हेलिक्स फॉर्म होता है। ऐसे होता है ना कुछ डीएनए। अरे आप तो ऊपर देख चुके हो, ये है डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री, अब हर स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना था। हमने क्या देखा था, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, शुगर से, फॉस्फेट से, और हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं 4 उनसे। अरे ये रहा 3 पार्ट्स में डिवाइड। न्यूक्लियोटाइड इससे बना होता है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अमाइनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है वो न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, लिंक रहता है। न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। अब उसमें क्या होता है, शुगर और एक न्यूक्लियोटाइड है, शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट। अब इसका कैसे अटैचमेंट होता है, अपनी शुगर है, शुगर जो 1 न्यूक्लियोटाइड हो गया वो किससे अटैच होगी, दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से। तो क्या बनाएगा, एक तरीके से शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। यहाँ अपना एक न्यूक्लियोटाइड किससे अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप से। स्ट्रक्चर चाहिए आप लोगों को। डीएनए में जो शुगर होती है ना वो डीऑक्सी राइबोज रहती है हमारी, वो हमें पता है ना, आप सबको पता होना चाहिए। डीऑक्सी राइबोज है। तो यहाँ पे 1 मिनट रुको, थोड़ा सा जगह देख लेते हैं इधर। अब क्या होता है, जैसे हमारा ये यहाँ पे शुगर आ गया, अब शुगर यहाँ ये बाइंड हो जाएगा। अब शुगर से अटैच होते हैं फॉस्फेट बॉन्ड, राइट इस तरीके से। जस्ट एक नॉर्मल, ज़रूरी नहीं है आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसको लिखना है। इसको शुगर है, शुगर से ऐसे बाइंड होता है हमारा। देखो आरएनए में राइबोज होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ओके राइट। और वही एक तरीके से क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज की अगर बात करें तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा C5H10O4, ये आ जाएगा, ओके। इसको छोड़ो, बस इतना ही था। मतलब यहाँ शुगर फॉस्फेट बैकबोन एक ग्रुप फॉर्म होगा, किससे बाइंड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से। बेस पेयरिंग में हमारे नाइट्रोजनस बेसेस आ जाते हैं, एक तरीके से डीएनए स्ट्रैंड को जो साथ में होल्ड करते हैं। बाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, किसमें, नाइट्रोजनस पेयर। जैसे एडेनाइन पेयर करता है किसके साथ, थाइमीन के साथ। साइटोसिन जो पेयर करता है वो ग्यूनाइन के साथ, ओके ये बेस पेयरिंग होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आता है वो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है बेसिस की और न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट की, जिसकी वजह से एक डीएनए को ट्विस्ट मिलता है और उसकी वजह से एक डबल हेलिक्स शेप आता है, ओके ये वही था कि स्ट्रक्चर क्या है हमारा डीएनए में, किस तरीके से फंक्शन। देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। स्टोरेज की बात करें तो डीएनए जो है जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स रखता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। साथ ही साथ जैसे हमारा डीएनए जेनेटिक क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सिंथेसाइज होने के बाद एक क्या होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो जीन एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करता है इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाती हैं। ट्रांसमिशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन में सेल डिवीजन के टाइम में डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होकर पास डाउन हो जाता है। मतलब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होके वो पास होगा ऑफस्प्रिंग में, जिससे कि क्या हो, कंटिन्यूअसली जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सके। अब हमारा टेम्पलेट आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जीन्स में, वो डिक्टेट करता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को। न्यूक्लियोटाइड देख रहे हो, ये इतना चंट है, ये डिक्टेट कर रहा है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के जो प्रोटीन का है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं। ये हमारे डीएनए का फंक्शन है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हमारा एक सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब आप ये समझिए, अगर एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, आप समझिए अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई न्यू डीएनए है तो उसमें क्या होगा, इतना तो मान के चलो ये ओरिजिनल स्टैंड आ गया। क्या आ गया, हमारा ओरिजिनल स्ट्रैंड है। और ये आप मान के चलिए ये वाला जो हो गया ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है।
ठीक है, ऐसे समझिए सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म की बात करें, फिर हम प्रोसेस पे आ जाते हैं। रेप्लिकेशन जो बिगिन होता है उसमें पहले तो अनवाइंडिंग होती है, जो ये है ना ये खुलता है, डबल हेलिक्स जो है वो खुलता है। खुलने के बाद उसमें क्या होता है, अदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करता है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को, वही बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होके क्या होता है, ओरिजिनल स्ट्रैंड बनता है, एक न्यू ओरिजिनल स्ट्रैंड आ जाएगा जिसमें क्या होगा, साथ ही साथ बेस पेयरिंग रूल भी फॉलो होगा, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी फॉलो अप होते हैं। हमारा डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम ही एज इन उसको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है हर एक नए ओरिजिनल स्ट्रैंड में, साथ ही साथ बेस नाइट्रोजनस रूल के साथ। जेनेटिक कोड की बात करें तो जैसे कोडॉन्स हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स में रीड किए जाते हैं या उसको इज रीड इन 3 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कॉल्ड कोडॉन। ईच कोडॉन में स्पेसिफाई होता है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। आप ऐसे समझो जो जेनेटिक कोड है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड की यूनिट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोडॉन्स बोलते हैं। अब ईच कोडॉन में, हर एक कोडॉन में एक स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, वो बताता है एक अमाइनो एसिड। यूनिवर्सैलिटी में क्या होता है, एक जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है और अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में एक यूनिवर्सल जेनेटिक कोड रहता है जिसमें क्या होता है 61 कोडॉन्स एनकोडिंग अमाइनो एसिड। 61 कोडॉन्स में अमाइनो एसिड एनकोड्स रहते हैं। 3 कोडॉन सर्व करेंगे स्टॉप सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि एक ओवर प्रोडक्शन नहीं होना है प्रोटीन का, एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोडक्शन होना है, तो 3 कोडॉन क्या करेंगे, 3 कोडॉन स्टॉप सिग्नल करेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस बस भाई तेरा हो गया। 3 लोग रोकने के लिए तो काफ़ी है, 61 कोडॉन एज इन उसको अमाइनो एसिड के लिए करेंगे। अब रोल जो है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आता है। डीएनए एज इन एक्ट करता है टेम्पलेट जो सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। डीएनए क्या है हमारा, एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह जिसमें ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, आप ऐसे मान के चलो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या सिंथेसाइज हुआ है, एमआरएनए। अब एमआरएनए क्या होता है, ट्रांसलेशन के टाइम पे यूज होगा। एमआरएनए कहाँ कब यूज होगा, ट्रांसलेशन के टाइम पे, तो वो एज एन गाइड करेगा किसको, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम, गाइड करेगा कि चलो भाई मेरे ऊपर बैठ के तुम सिंथेसिस कर लो प्रोटीन का। मतलब आप ये समझ लो कि जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसलेशन के टाइम पे इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि उसको प्रोटीन को राइबोसोम के ऊपर बैठ के सिंथेसाइज होना है, बस ये गाइड है, ये गाइडेंस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। देन रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन में, कि जो एक्सप्रेशन है जीन का वो रेगुलेट होगा डीएनए सीक्वेंस से, और प्रोटीन क्या करेगा, बाइंड हो जाता है इन सीक्वेंस से, कि जिससे कि प्रोटीन का प्रोडक्शन व्हेन एंड हाउ मच कंट्रोल हो, कब और कितना होना है वो सब इससे कंट्रोल हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन से। तो आप ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोल इन जीन एक्सप्रेशन में डीएनए का। अब डीएनए का रोल इनहेरिटेंस में क्या है, अब यार देखो इतना सब कुछ पढ़ लिया, जेनेटिक मटेरियल आ गया सब कुछ, तो इनहेरिटेंस में यार इनहेरिट करोगे ना, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल को लेकर जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, 1 जनरेशन से पास करेगा दूसरे जनरेशन में, सेल डिवीजन हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, कुछ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या इनहेरिटेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाता है। ओके, यही रोल है डीएनए का। अब आते हैं, अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया था अपने डीएनए के बारे में, देन प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो बहुत एसेंशियल है, बहुत वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वहाँ क्या होता है, सेल हमारे प्रोटीन को बनाते हैं, सेल क्या करेंगे, प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे सब, क्योंकि सेल से ही, और एक तरीके से क्यों ज़रूरी है, आप नहीं माने हैं सेल का, तो इसलिए बनाना पड़ेगा, उसको अपना स्वार्थ है, उसकी खुद की सेल्फिश नीड है, क्योंकि सेल को फंक्शन भी करना है, सेल को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये डायरेक्ट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए में। कैसे, डायरेक्टेड बाय जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए, और 2 स्टेजेस में आएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 स्टेजेस आएंगी जो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है, देन नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन।
अब जैसे देखो, सबसे पहले इस थोड़े से 1 बाय 1 फ्लो चार्ट को देखते हैं जो हमारा ये जा रहा है। स्टार्ट होगा प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, देन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए प्रोसेस हुआ, आरएनए प्रोसेस होकर ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, वहाँ ट्रांसलेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड की प्रोसेसिंग होगी, फिर फंक्शनल प्रोटीन आ जाएगा। ये एक नॉर्मल आपको याद करने के लिए कि यार अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आए ना तो कम से कम ये फ्लो चार्ट तो बना ही आओगे कि यार हाँ ऐसा दिखता है कुछ। अब ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ये न्यूक्लियस में होगा। हमारे ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। प्रोसेस क्या होता है? जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारा डीएनए से बाइंड हो जाता है उसकी स्पेसिफिक साइट पर। उस स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। वो इनिशिएट करता है, क्या इनिशिएट करेगा कि जो डीएनए हेलिक्स है वो अनबाइंड हो जाए, डीएनए का हेलिक्स जो है वो खुल जाए। अब फिर आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड को, जो यूज किया जाएगा एज ए डीएनए टेम्पलेट की तरह। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड बनाता है, डीएनए टेम्पलेट की तरह यूज होगा, जिसमें एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ पेयर हो जाता है, साइटोसिन हमारा ग्यूनिन के साथ पेयर होता है। तो और एज इन ये देखा जाए जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए है वो प्रोसेसिंग के अंडर जाता है, जिसमें क्या होता है? एडिशन होता है 5 कैप का, किससे? 3 पॉलीटेल से। यही चलता है 5:3। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में फॉर नेक्स्ट स्टेज। आपको ये ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि एज इन कहाँ से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज था, वो डीएनए से जाके बाइंड होता है प्रमोटर साइट पे, बाइंड होने के बाद अनबाइंडिंग हो जाएगी डीएनए हेलिक्स की। आरएनए पॉलीमरेज फिर कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए को बनाता है, जिसकी बनाएगा एमआरएनए स्ट्रैंड बनाएगा, वो डीएनए टेम्पलेट की तरह यूज किया जाएगा। डीएनए टेम्पलेट में कैसे बाइंडिंग होती है? एडेनिन पेयर कर जाता है यूरेसिल से और साइटोसिन पेयर कर जाता है ग्यूनाइन से। अब इसमें क्या है? हमारा जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, नया नया जो आरएनए बना है वो प्रोसेसिंग के अंडर चलता रहता है, जिसमें एडिशन होता है 5 कैप और 3 पॉली ए टेल। अब इसमें क्या होता है? जो प्रोसेस्ड एमआरएनए है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। अब देख रहे हो, न्यूक्लियस से निकल के उसको साइटोप्लाज्म में पहुंचना है नेक्स्ट स्टेज के लिए। ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ? ऑन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के ऊपर, ऐसे समझ लो। साइटोप्लाज्म में होगा ट्रांसलेशन, राइबोसोम क्या करेगा? रीड करेगा एमआरएनए को। पहले उसको रीड करना है, पहले पढ़ना है। देख रहे हो, राइबोसोम पढ़े लिखे हैं थोड़े। राइबोसोम रीड करेंगे एमआरएनए को, उसमें क्या देखेंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड, या जो 3 कोडॉन हमने देखा था ना 61 और 3, वो सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको रीड करते हैं एज इन, देन उसको ईच स्पेसिफाई करेंगे एन अमाइनो एसिड। अब यहाँ ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच हो जाएगा अमाइनो एसिड से, टीआरएनए अटैच हो जाएगा अमाइनो एसिड से। वो रिकॉग्नाइज करेगा उस स्पेसिफिक कोडॉन को, किसके थ्रू? एंटी कोडॉन के थ्रू। एंटीडोट होता है ना, जो उसको निकाल लेता है, पॉइजन को पता कर लेता है, ऐसे ही कोडॉन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंटी कोडॉन से, फिर पेयर किया जाता है एमआरएनए से। टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच हो जाएगा हमारे अमाइनो एसिड से, रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक कोडॉन को विद द हेल्प ऑफ एंटी कोडॉन, फिर पेयर होता है एमआरएनए। राइबोसोम कैटलाइज करेगा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा, लिंकिंग होगा अमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन से। अब देखो एक लिंक, इसमें ना सब एक दूसरे के कनेक्ट हो रहे हैं, एक से दूसरा गॉसिप समझ लो कि गॉसिप कैसे होती है, एक से दूसरे के बाद, दूसरे से तीसरे के बाद, तीसरे से चौथे के पास, फिर वो लिंक हो के क्या होगा कि उस पर्सन तक पहुंच जाएगी लूप में जिस पर्सन की वो गॉसिप चल रही है। अब इसमें अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में आ गया, लिंक हो गया। ट्रांसलेशन चलता रहेगा फिर भी, जब तक कि स्टॉप कोडॉन तक नहीं पहुंच जाता। जब तक स्टॉप कोडॉन तक नहीं पहुंचा तब तक नहीं होगा, तब तक सिग्नलिंग रहेगी कि कंप्लीशन हो गया है पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड देन अंडरगोस फोल्डिंग, फिर फोल्डिंग होगी, वहाँ मॉडिफिकेशन होगा और एक फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। समझ गए आप लोग कैसे पूरा प्रोसेस चल रहा है? न्यूक्लियस से सारा ये आरएनए प्रॉपर आया, आने के बाद एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हुआ साइटोप्लाज्म में, और जो हमारा देन एमआरएनए था वो कोडॉन के साथ मिला, ट्रांसफ़र एक
बॉन्ड फॉर्म किए पेप्टाइड बॉन्ड, फिर लिंकिंग हुई अमाइनो एसिड की किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन में, फिर उसका ट्रांसलेशन तब तक नहीं होगा, तब तक चलता रहेगा जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आएगा, फिर वो सिग्नलिंग होगा, कंप्लीशन हो गया है पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड फिर फोल्डिंग के अंडर जाएगा और उसके बाद ही मॉडिफिकेशन के बाद एक फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। बस ये होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में, प्रोटीन एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल्स और टिश्यूज़ में, एक्टिंग एज एंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ाता है, प्रोटीन एंजाइम की तरह भी करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कि उसको पास कराना है, सेल सिग्नलिंग में बहुत एक्टिव रहता है प्रोटीन, इम्यून डिफेंस में। तो जो फंक्शन है प्रोटीन का उसको आप समझ सकते हो 3D स्ट्रक्चर से कि कैसे कैसे उसको पास ऑन होना है या कैसे उसका फंक्शन हो रहा है। जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस पैटर्न आपको ट्रेट्स हैं, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ट्रेट्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। इसमें थोड़े से हम जैसे मेंडलियन इनहेरिटेंस है और नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस प्रिंसिपल है ना, उसके थ्रू हमें पढ़ना है कि जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैसे पास ऑन होगा, समझेंगे कि कैसे जाएगा वो। अब मेंडलियन इनहेरिटेंस में ये ग्रेगर मॉडल एक्सपेरिमेंट था, पी प्लांट, हमने 9th क्लास में आई गेस ये पढ़ा होता है पी प्लांट के बारे में, मटर का देखा है ना, जिसमें ग्रेगर मेंडल्स मॉडल था। अब उसमें ट्रेट्स कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल होते हैं किसके थ्रू, सिंगल जीन या ऐसे बोलो ऑन ऑटोजोमल क्रोमोसोम। इसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था जिसमें हर एक इंडिविजुअल की 2 एलाइल पर जीन रहती हैं, ठीक है, वन फॉर फ्रॉम ईच पेरेंट, 2 एलील पर जीन होता है जिसमें एक हर पेरेंट से रहेगा, वो सेपरेट हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, एलील होते हैं वो डिफरेंट जीन है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और बहुत सारे एलील कॉम्बिनेशन फॉलो अप होते हैं, बहुत सारे। मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है। ऑटोजोमल डोमिनेंट में आपको ए सिग्नल मतलब या सिंगल डोमिनेंट एलील कॉज द ट्रेट, एक सिंगल जो होता है ऑटोजोमल से समझिए, एक सिंगल डोमिनेंट एलील होगा वो ट्रेट फॉर्म करता है, वही एज अ डोमिनेंट से समझो कि वो डोमिनेट करेगा, उस पर एक तरीके से ज़्यादा प्रेशराइज करेगा कि वो बोलेगा कि भाई तू मेरे ही ट्रेट फॉलो कर। तो ऑफस्प्रिंग में 50% चांस है कि वो सिर्फ एक वन पेरेंट से इनहेरिट करेगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग हैव अ 50% चांस ऑफ इनहेरिटिंग इट इफ वन पेरेंट इज अफेक्टेड। अब सब ऑटोजोमल रिसेसिव का क्या होता है, 2 रिसेसिव एलील होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, या सिंगल सिर्फ एक ही डोमिनेंट काफ़ी है, एक ही काफ़ी है, नो। अब यहाँ 2 रिसेसिव एलील है जो एक्सप्रेस करेगा ट्रेट को, वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, 25% चांस होते हैं एक्सप्रेसिंग इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो 25% है, अगर वन पेरेंट अफेक्ट है तो उसमें 50%। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम अफेक्ट द एक्स क्रोमोजोम। तो मेल्स जो होते हैं उसमें 50% चांस होते हैं इनहेरिट करने के फ्रॉम अफेक्टेड मदर, और फीमेल में 50 to 75% चांस होते हैं इफ़ वन और बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड। अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं देन 50 to 75% चांस है फीमेल में, बट मेल में 50%। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होता है थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉमन है, रिसेसिव मेल्स में रहता है। अब मेल्स थोड़े रिसेसिव हैं, डोमिनेंट नहीं है, तो ऐसा समझिए वो एक्स रिसेसिव इसलिए मेल में कॉमन है, उसमें 1 एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में 2 कॉपीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें 2 कॉपीज़ चाहिए रिसेसिव एलाइल की कि जिससे कि ट्रेट एक्सप्रेस हो पाए। अब नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस में ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इंटरेक्शन होता है जो फॉलो नहीं करेगा मेंडल्स लॉ, वो मेंडल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता। अब नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस टाइप में को डोमिनेंस आ जाता है, बोथ एलील्स आर इक्वली एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल AB ब्लड टाइप, जैसे जिनमें AB ब्लड टाइप है तो को डोमिनेंस देखने को मिलेगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंट ये होता है कि उसमें एलील जो है उसमें डोमिनेंसी है ही नहीं। अब उससे क्या होगा, ब्लेंडेड फिनोटाइप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड वाइट फ्लावर इज इक्वल टू पिंक, मतलब
बनना कुछ चाहिए था वो बन कुछ और गए हैं, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अब मल्टीपल जीन्स क्या करते हैं, एक सिंगल ट्रेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्किन का कलर और स्किन की हाइट। एपिस्टेसिस में एक जीन एक्सप्रेशन अफेक्ट करता है दूसरे जीन एक्सप्रेशन को। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में ट्रेट पास्ड हो जाते हैं किसके थ्रू, मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू। ट्रेट किसके थ्रू भी पास हो सकते हैं, मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू। देन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो होती है, जीन एक्सप्रेशन वेरी करता है किसके बेसिस पर, वेदर द जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर और फादर ड्यू टू एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि किससे ज़्यादा उसको इनहेरिट किया गया है, मदर से या फादर से, क्योंकि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है ना, तो ये हो जाता है। और हाँ, नोट्स की अगर बात करें, नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप जाके अपने नोट्स ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ओके, then that's it for today. Bye bye, take care, see you in the next class.